हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। तो स्लाइड शो कर लेता हूँ ऑन। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, लैपटॉनिक पर। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो हमने शुरू की हुई है भाई, ठीक है, उसमें बढ़ते हैं आगे। एंड टुडे इज द पार्ट 7 ऑफ दिस वीडियो सीरीज फॉर नॉट फॉर ओनली फॉर एनआईबी नोएडा। कोई भी देख सकता है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसीआरई, पीजीआई, एमईआर, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, एच ट्रिप एसएससी, डी ट्रिपल एच बी, आईसीएमआर, सीएसआईआर, ठीक है, आईसीआर, किसी का भी कोई भी एग्जाम हो सबके लिए जिसमें माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट होता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआईबी नोएडा लिख रखा तो सिर्फ एनआईबी नोएडा के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई भी आपका माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट होता है जो, ठीक है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जहाँ भी होता है, तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको जितनी सारी वीडियोज मैं ला रहा हूँ, जितनी कोशिश मैं अपनी कर रहा हूँ, आप लोगों को मजा आ ही रहा होगा, ठीक है। तो फॉर ऑल दोस्त जो कि नए हैं चैनल पर, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ चेतन, एंड आई हैव डन माई बीएससी एमएलटी, ठीक है, बीएससी एमएलटी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। तो पीजीआई चंडीगढ़ से भाई मैंने अपनी बीएससी एमएलटी करी है। और एम्स रायबरेली में मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है, एम्स रायबरेली में मैं काम कर चुका हूँ, एम्स बठिंडा में भी, ठीक है, एम्स बठिंडा में भी, और भी मैंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में काम किया है। तो अगर आप एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो तो ये आप चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में आपके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि व्हाट आर द माय विजन, और मेरा क्या कुछ है आगे, मेरा क्या रिसर्च का क्या टॉपिक है, क्या कुछ मेरा ज़िंदगी में चला हुआ है रिसर्च से रिलेटेड। तो वो आपको आने वाली स्लाइड्स में इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कुछ मेरे बारे में, इसको पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर सेकेंडरी गाइस, यू आर द प्राइमरी वन, ठीक है। तो ये सब सेकेंडरी है मेरे लिए, आप प्राइमरी हो। तो चलिए बाद में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई। देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैं बस सीधा क्वेश्चन बोलूंगा और ऐसे टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको एक हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है, हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी इस टॉपिक पे। और जैसे कि मैं करता आया हूँ आज भी, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से करूंगा। क्वेश्चन सबसे पहले हम समझते हैं कि ए सैंपल इज सस्पेक्टेड ऑफ कोलरा, व्हाट शुड बी द ट्रांसपोर्ट मीडिया। कोई सैंपल है जिसमें कोलरा को सस्पेक्ट किया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट मीडिया उसके लिए कौन सा होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे। ट्रांसपोर्ट मीडिया किस लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ किया जाता है सर, हम कोई भी जब हमने सैंपल ट्रांसपोर्ट करना होता है, जब उसमें डिले सस्पेक्टेड होता है, ठीक है, डिले हो रहा होता है, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट मीडिया बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडिया में हम उसको करते हैं। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली यूज होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया, माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है। और ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या करता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक तो उसको ज़्यादा ओवर ग्रोथ नहीं करने देता, ठीक है, ओवर ग्रोथ नहीं करने देता, क्योंकि अगर ओवर ग्रोथ कर गई तो उसमें जो कमेंसल प्रेजेंट है वो भी ओवर ग्रोथ कर जाएंगे, ठीक है, तो उसका ये रोकता है ओवर ग्रोथ को। तो ये इंपॉर्टेंट इसके फीचर है ट्रांसपोर्ट मीडिया में, जो फीचर होने चाहिए, ठीक है, सपोर्ट ना करे ओवर ग्रोथ को। तो इसमें से तो इसका जो राइट आंसर है जो ट्रांसपोर्ट मीडिया का, वो होना है चाहिए मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना होता है। तो कैरियन ब्लेयर है जो, वो क्या है, एक आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया है कैरियन ब्लेयर। और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मीडिया होते हैं, जैसे कि स्टुअर्ट मीडिया भी एक ट्रांसपोर्ट मीडिया है, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए पूछा, कोलरा के लिए पूछा था। विब्रियो कोलरा, कोलरा का कौन डिजीज कोज करता है, विब्रियो कोलरी करता है ना, विब्रियो कोलरी। तो विब्रियो कोलरी के लिए हम यूज करते हैं कैरियन ब्लेयर मीडिया, ठीक है, कोलरा जिसमें सस्पेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हाई एंड एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। फॉर सस्पेक्टेड ऑफ कोलरा सैंपल, ठीक है, कैरियन ब्लेयर इज द प्राइमरी ऑफिशियल रिकमेंडेड मीडिया फॉर प्रिजर्विंग द विब्रियो कोलरा, ठीक है, इन स्टूल सैंपल। वाइल द जो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर है, वो एक तरह से जो एएलपी एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, वो एक एनरिचमेंट मीडिया है, ना कि एक ट्रांसपोर्ट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया किस लिए यूज होता है, जैसे एनरिचमेंट मीडिया का एक एग्जांपल और बताऊं आपको, सेलेनाइट एब्रोथ, एसएफ ब्रोथ, एसएफ ब्रोथ भी यूज होता है, ठीक है। तो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर भी एक तरह से क्या है आपका,
क्या बोलते हैं आपका, एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है। कैरियन प्लेयर जबकि वैलिडेटेड ट्रांसपोर्ट मीडिया है, जो कि वायबिलिटी को क्या करता रहता है, इंश्योर करता रहता है सैंपल की, स्टूल सैंपल की। व्हाई नॉट एल्कलाइन सर, क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर एल्कलाइन पेप्टोन वाटर क्यों नहीं हो सकता ट्रांसपोर्ट मीडिया। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर है वो विब्रियो की ग्रोथ को क्या करता है, एक्सीलेंट मतलब अच्छे से क्या करता है, इनहांस करता है विब्रियो ग्रोथ को। जबकि जो कैरियर ब्लेयर मीडिया होता है वो एक तरह तरीके से प्रेफरेबल है, सूटेबल है, स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। वाइल एल्कलाइन पेप्टोन वाटर वो आपका एनरिचमेंट के लिए यूज होता है। जैसे एनरिचमेंट मीडिया में क्या होता है कि जैसे मान लो एसएफ ब्रोथ हो गया या एल्कलाइन पेप्टोन वाटर हो गया, इसमें क्या होता है कि एल्कलाइन पेप्टोन वाटर हो गया, ठीक है, एलपीडब्ल्यू हो गया, ठीक है, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। इसमें क्या करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे एक तरह से, अगर आपको लेवल लेके मैं बताऊं कि ऐसे फुदक फुदक के ग्रो कर रहे होते हैं, यानी कि उनको प्रॉपर जो चीज मिलनी चाहिए, एनरिचमेंट कर रहे हो ना। एनरिचमेंट का मतलब ही क्या होता है, एनरिचमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को एनरिच करना, किसी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा होता है, ठीक है, बढ़ रहा होता है ताकि उसके बाद हम जो फर्दर जो टेस्ट है वो लगा सके। तो एनरिचमेंट मीडिया होता है, एक होता है एनरिच्ड मीडिया। जो एनरिच्ड मीडिया होता है वो सॉलिड होता है, और एनरिचमेंट मीडिया होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जो मेरा जो ये कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, एनरिचमेंट करता है कि उसको ग्रोथ को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है, ठीक है, एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है। सेल नाइट ऐप ग्रोथ भी एक एनरिचमेंट मीडिया है, ठीक है। उसके बाद स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक्चुअली में स्टुअर्ट जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है वो आपका निजेरिया गोनोरे के लिए यूज होता है, ठीक है, निजेरिया गोनोरे के लिए यूज होता है, जो कि फास्टिडियस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांजिट विदाउट प्रॉम्प्टिंग देयर सिग्निफिकेंट मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है वो ओवर ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। ये एक तो ड्राइंग को रोकता है, ठीक है, जो आपकी मीडिया है, ये जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है ये इसकी ड्राइंग को रोकता है और ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है, यूजिंग सोडियम थायोगोलाइकोलेट, ठीक है। सोडियम थायोगोलाइकोलेट, इसमें क्या होता है, इसमें एक मिथिलीन ब्लू का इंडिकेटर भी होता है, ठीक है। तो इसमें कंपोजिशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, सोडियम थायोगोलाइकोलेट होता है इसमें, ठीक है। ग्लिसरोफॉस्फेट होता है जिसका बफरिंग एक्शन होता है, सोडियम बीटा ग्लिसरोफॉस्फेट। कैल्शियम क्लोराइड होता है जो कि ऑस्मेटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है और अगार होती है। मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर होता है, मिथाइलिन ब्लू क्या करता है आपका, ब्लू कलर, अगर मिथाइल ब्लू कलर अगर आ गया तो वो क्या इंडिकेट करता है आपका, ऑक्सीडेशन। और अगर कलरलेस है तो फिर वो आपका क्या शो करता है, आपका रिडक्शन, ठीक है। तो कलरलेस रिडक्शन शो करेगा और आपका ब्लू कलर करेगा ऑक्सीडेशन शो, इसमें मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर होता है। तो आई होप आपको एल्कलाइन पेप्टोन वाटर के बारे में, स्टुअर्ट मीडिया के बारे में जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो, समझ में नहीं आया तो, आप जो ये चैनल है लैबटोनिक, इसके ऊपर जो ये वीडियो देख रहे हो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट इसको पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई पर्सनली क्वेरी है तो ये मेरी इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको आप जाकर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसको फॉलो कर सकते हो और फॉलो करके आप अपना कोई भी डाउट है वो आप सीधा डाउट ही लिखना, ठीक है। डाउट लिख दो ना भाई, सर ये डाउट है इसको क्लियर करो, मैं कर दूंगा, ठीक है। ये फेसबुक का पेज है भाई, इसको भी आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देवी और सज्जनों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन है, विच बायोकेमिकल टेस्ट, इन विच बायोकेमिकल टेस्ट कोवोक रिएजेंट इज यूज्ड, ठीक है। कोवोक रिएजेंट आपने नाम सुना होगा, कोवोक रिएजेंट का। अगर आपने बायोकेमिकल टेस्ट नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ लीजिए आज, ठीक है। तो कोवोक रिएजेंट होता है वो कौन से बायोकेमिकल, ये सारे के सारे बायोकेमिकल टेस्ट है, जैसे कि सिट्रेट हो गया, मिथाइल रेड हो गया, इंडोल हो गया, कैटलेज होगा। एक आपने नाम सुना होगा इमविक, इमविक, इनविक टेक्स्ट आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा। इनविक में आई आई का मतलब होता है इंडोल, इनविक पैनल लगता है पूरा, ठीक है। एम का मतलब होता है मिथाइल रेड, क्या होता है, मिथाइल रेड। वी का मतलब इसका होता है वोक्स प्रोस्कर, वोक्स प्रोस्कर टेस्ट, ठीक है, ठीक है। साइट्रेट का मतलब होता है, सी का मतलब होता है सीट्रेट, ठीक है। तो ये होता है इनविक टेस्ट, ठीक है। तो इनविक टेस्ट ये आपने सुना होगा, ठीक है। ये एंटेरोबैक्टीरियसी के लिए करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कोवोक रिएजेंट होता है जो उसका जो मतलब किस बायोकेमिकल टेस्ट में कोवोक रिएजेंट यूज होता है। तो कोवोक रिएजेंट आपको कौन सा बता देता हूँ, इंडोल में यूज होता है, ठीक है। इंडोल जो टेस्ट होता है उसमें कोवोक रिएजेंट होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या क्या इंडिकेटर, वो सारे मैंने अगली स्लाइड में लिखे हुए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इंडोल टेस्ट में हम यूज करते हैं कोवोक रिएजेंट, और कोवोक रिएजेंट
का आपको सारी सारी जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, इंडोल टेस्ट के बारे में तो एक बार फिर से आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, कोग्रिजेंट इंडोल टेस्ट में यूज होता है, जो कि बायोकेमिकल टेस्ट है, जो कि बैक्टीरिया की जो कि मतलब कि दिस बायोकेमिकल प्रोड्यूसिंग। इसमें क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया क्या करता है, ट्रिप्टोफेनेज जो एंजाइम होता है, जो बैक्टीरिया ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि ट्रिप्टोफेनेज क्या करेगा फिर, जो ट्रिप्टोफेन होगा उसको इंडोल में कन्वर्ट कर देगा, और यही जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है वो चेरी रेड कलर बनता है। ठीक है, ब्रोथ में आफ्टर एडिंग द रिएजेंट। ठीक है, जैसे कि आज मान लो कि आप ब्रोथ है ये, ठीक है, ये वाली ब्रोथ है, और इसमें अगर आपने कोक रिएजेंट ऐड किया, अगर आपके पास चेरी रेड कलर की रिंग ऐसे बन रही है, तो वो क्या होगा, वो आपका उसमें ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इंडोल टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा वो। तो वो इंडोल टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा, तो ये होता है इंडोल टेस्ट। तो इंडोल टेस्ट में क्या होता है, कोक रीजेंट आपको मतलब पता होना चाहिए। कोक रीजेंट कई बार कंपोजिशन पूछ लेते हैं कोक रीजेंट की, तो कोक रीजेंट होता है पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजोल्डिहाइड। ठीक है, तो ये होता है कोक रीजेंट आइसोमाइल अल्कोहल प्लस HN। ठीक है, तो ये इंडोल टेस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है कोक, मतलब इंडोल टेस्ट के लिए कोक रीजेंट यूज होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपको समझ में आएगा वो। ठीक है, बैक्टीरिया में जो आपके तेल, ठीक है, पेप्टोन, जैसे कि जो पेप्टोन वाटर होता है, पेप्टोन वाटर में जब हम पेप्टोन वाटर होता है, जब इसमें हम ग्रोथ पास कर देते हैं, ठीक है, ग्रोथ पास करके जब उसको बाद में अगले दिन कोग एजेंट हम इसमें ऐड करते हैं, तो फिर वो आप समझ सकते हो कि कैसे चेरी रेड कलर है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। ठीक है, अगला है भाई, वो है सिट्रेट टेस्ट। सिट्रेट क्या होता है सर, सिट्रेट टेस्ट भी बायोकेमिकल टेस्ट है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में यूज हो जाता है, जो कि क्या करता है, ये टेस्ट करते क्यों हैं? ये करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, मतलब इट यूज टू डिटरमाइन इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द सोडियम सिट्रेट एज सोल कार्बन सोर्स। ठीक है, बैक्टीरिया की ये कैपेसिटी चेक करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि सिट्रेट को यूटिलाइज करता है एज ए कार्बन सोर्स, और अमोनियम साल्ट को यूज करता है एज ए आपका नाइट्रोजन सोर्स। ठीक है, तो ये सिट्रेट टेस्ट है। इसका प्रिंसिपल यही है कि बैक्टीरिया यूटिलाइज सिट्रेट प्रोड्यूस एंजाइम सिट्रेट परमिएज। ठीक है, वो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, जो यूटिलाइज करते हैं सिट्रेट को, वो करते हैं सिट्रेट परमिएज, जिसको बोलते हैं सिट्रेज भी बोलते हैं इस एंजाइम, मतलब कि इसको, ठीक है, सिट्रेज एंजाइम को सिट्रेट परमेज या सिट्रेट, वो क्या करता है, ऑक्जेलो एसीटेट और एसीटेट में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट और एसीटेट में इसको कन्वर्ट कर देता है सिट्रेट को, जिसमें बाद में फिर एल्कलाइन, अल्टीमेटली जो क्या होता है उसके बाद एल्कलाइन बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, साइमन सिट्रेट अगार यूज करते हैं, जो कि ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का मीडिया होता है, ये आपको पता है, सिट्रेट ग्रीन कलर, ये आपके कलर भी पता होने चाहिए आपको इनकी। अगर आपने माइक्रो में काम किया है तो ऐसे स्लांट में आपने देखा होगा सिट्रेट कैसा होता है, सिट्रेट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और जब पॉजिटिव हो जाता है तो कैसा दिखता है आपका, ब्लू कलर का बन जाता है ना, ऐसे ग्रीन से ब्लू चेंज हो जाता है वो। तो ये आपको बताना चाहिए, वो टर्न ब्लू, ठीक है, अल्कलाइन पीएच पर वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सिट्रेट का ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सिट्रेट का। और ऐसे ही आपका एक यूरिएज होता है। ठीक है, यूरिएज भी आपने पढ़ा होगा, तो एक यूरिएज टेस्ट होता है। तो यूरिएज में क्या होता है सर, यूरिएज में भी ऐसे सलाड बनी होती है और इसके ऊपर हम जो है इंक्लूड करते हैं, तो यूरिएज में भी वही, यूरिएज में कैसा बनता है, वो पिंक कलर में चेंज कर जाता है। ठीक है, यूरिएज पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मीडिया को थोड़ा येलोइश येलोइश होता है पहले, येलोइश येलोइश होता है, उसके बाद वो पिंक कलर में ये चेंज कर जाता है। तो ये यूरिएज का बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, इसको भी ऐड किया, मुझे लगता है मेरी स्क्रीन के पीछे आ रहा होगा ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूरिएज का। तो यूरिएज में क्या होता है, यूरिएज में क्या होता है, थोड़ा हाँ येलोइश येलोइश सा मीडिया होता है ये येलोइश, तो वो कैसे चेंज हो जाता है, वो पिंक कलर में चेंज होता है। ठीक है, यूरिएज में। और आपका सिट्रेट में कैसा होता है, सिट्रेट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिट्रेट में कैसा होता है, वो आपका ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, कहाँ से, ग्रीन से। ठीक है, ग्रीन से ब्लू कलर में वो चेंज हो जाता है। तो ये होता है सर आपका सिट्रेट। उसके बाद सर पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल आपको याद रखना है सर। पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल में क्या होता है सर, आप सिट्रेट के लिए याद रखो सर, सिट्रेट के लिए जो पॉजिटिव है वो है आपका क्लेब्सिल्ला, और नेगेटिव है सर आपका वो इकोलाई। ठीक है, बाकी और एग्जाम्पल है, ये भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद सर यूरिएज का सर, यूरिएज में भाई, यूरिएज में जो पॉजिटिव जो आपका कंट्रोल है सर, यूरिएज का जो पॉजिटिव कंट्रोल है वो है सर आपका प्रोटियस। ठीक है, प्रोटियस है, प्रोटियस है यूरिएज का पॉजिटिव कंट्रोल। और यूरिएज का सर नेगेटिव कंट्रोल क्या है सर, यूरिएज का सर नेगेटिव कंट्रोल है इकोलाई।
ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल भी याद रखना। ठीक है। तो आई होप कि इतना सफिशियंट है इस पूरी स्लाइड के लिए। ठीक है, बाकी बहुत और डीप में भी हम जा सकते हैं, लेकिन अब अगले क्वेश्चन पे अपना मूव करते हैं। क्वेश्चन यार थोड़ा मिथाइल रेड के बारे में भी थोड़ा पढ़ ही दो यार, अब इतना पढ़ ही रहे हो तो। ठीक है, मिथाइल रेड के बारे में पढ़ के थोड़ा। मिथाइल रेड में क्या होता है कि ये भी एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीजर है, जो कि बैक्टीरिया यूज टू डिटरमाइन बैक्टीरिया परफॉर्म्ड मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, ये उसके लिए यूज होता है। मिथाइल रेड किस के लिए यूज होता है? बैक्टीरिया की एबिलिटी को चेक करने के लिए कि मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन, जो कि यूज टू डिटरमाइन बैक्टीरिया परफॉर्म द मिक्स्ड एसिड। ठीक है, प्रोड्यूसिंग स्टेबल एसिड एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जो एसिडिक एंड प्रोडक्ट, जो ग्लूकोज से एसिडिक एंड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का जब क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, तो क्या होता है, एसिडिक एंड प्रोडक्ट एसिडिक बनते हैं। तो वही होता है इसमें। प्रिंसिपल यही है कि बैक्टीरिया मेटाबोलाइज ग्लूकोज इनटू स्टेबल एसिड्स। स्टेबल एसिडिक प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट मैंने बताया, वो क्या हो सकते हैं, एसिटिक एसिड हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, सक्सिनिक एसिड हो सकता है, जिस वजह से लोअरिंग द एमआरवीपी ब्रोथ पीएच बिलो 4.4, जिस वजह से क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा। तो आपकी जो एम आर जो ब्रोथ होगी, मिथाइल ब्रोथ होगी, वो क्या होगा, पीएच उसकी कम हो जाएगी, और मिथाइल उसमें इंडिकेटर होता है जो कि रेड टर्न्स कर जाता है, मतलब कि एसिडिक एनवायरनमेंट पे वो क्या होता है, आपकी मिथाइल रेड टेस्ट ही, मतलब टेस्ट के नाम में ही रेड है, तो ऐसे उसमें भी एक रेड कलर की आपकी बनेगी। ठीक है, मिथाइल रेड में तो उसमें वैसे रिंग बन रही थी, इसमें ऐसे रेड कलर का बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, पूरा मीडिया ऐसे रेड कलर का बन जाएगा। उसमें रिंग बन रही थी, इंडोल में रिंग बन रही थी, इसमें रेड कलर का बन जाएगा। उसके बाद यूज किस, हाँ ये आपसे पूछ सकते हैं कि सर जो मिथाइल रेड है इसका यूज कहाँ होता है? तो प्राइमरली ये यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट द मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली। ठीक है, मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली को डिफरेंशिएशन के लिए मिथाइल रेड यूज होता है। नोटेबली जो इकोलाई होता है, जो एमआर पॉजिटिव होता है, इकोलाई को डिफरेंशिएशन के लिए अदर जो अदर मतलब अदर मेंबर हैं जो एंटेरोबैक्टर, जैसे कि एंटेरोबैक्टर एरोजेंस है, वो नेगेटिव होता है, एमआर नेगेटिव होता है, और इकोलाई होता है जो एमआर पॉजिटिव होता है। तो ये याद रखना है मिथाइल रेड किसके लिए यूज होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। बिकॉज बायोकेमिकल से गाइस आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बायोकेमिकल से भाई हाई चांस है बायोकेमिकल से क्वेश्चन बनने की। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे ना अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा, एक तो ये क्या है कि रटने से नहीं आता ये, इसमें आपको थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा वो लगाना पड़ता है, जैसे कि थोड़ा दिमाग लगा, हाँ भाई जैसे एसिडिक प्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद चेंज करेगा कलर। ठीक है, पीएच नेगेटिव, जब पीएच एसिडिक होगी तो फिर वो कैसे चेंज करेगा, तो उसमें सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको जनरली अवॉइड करते हैं बच्चे, लेकिन आपको नहीं करना है। उसके बाद कैटलेज, भाई कैटलेज टेस्ट तो यार सबको पता ही होगा। कैटलेज में क्या होता है भाई, H2O2 को जब ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वाटर प्लस H2O में ऐसे ही टूट जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, बस H2O2 ब्रेक जब डाउन हो जाती है वाटर में, और नेसेंट ऑक्सीजन में जब ब्रेक डाउन होती है, तो उसके बाद वो बबल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैटलेज टेस्ट एक बायोकेमिकल टेस्ट है दैट आइडेंटिफाई बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग द एंजाइम कैटलेज। ठीक है, एंजाइम जो कैटलेज एंजाइम होता है, वो आपका प्रोड्यूस होता है जब, मतलब कोई भी बैक्टीरिया जब कैटलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो वो ब्रेक डाउन कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में। दैट्स वाई की बबल फॉर्मेशन होती है। और ये बेसिकली जो कैटलेज टेस्ट है, ये आपको क्वेश्चन पता क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि कैटलेज टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं। तो कैटलेज टेस्ट यूज करते हैं सर आप, हम स्टैफ को, डिफरेंशिएशन के लिए। किससे सर? स्ट्रेप्टो से। स्ट्रेप्टो से, जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है सर, स्टेफाइलोकोकस को डिफरेंशिएशन के लिए हम सर क्या यूज करते हैं सर? स्ट्रेप्टोकोकाई से वो करते हैं सर हम कैटलेज टेस्ट। ठीक है, तो स्टैफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है सर, और स्ट्रेप्टो होता है वो नेगेटिव होता है। अगर मान लो आपके पास ग्रोथ है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है दोनों। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ठीक है, स्ट्रेप्टो भी कोकाई है, स्टैफ भी कोकाई है। अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कैटलेज करके देख लो। कैटलेज में अगर बबलिंग हो रही है तो क्यों क्या होगा? स्टैफ होगा। अगर बबलिंग नहीं हो रही तो वो क्या होगा? स्ट्रेप्टो होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे टेस्ट है दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। और इसमें एक आपको एक चीज, एक टेक्निकल कंसिडरेशन आपको ये याद रखनी है। टेक्निकल क्या है सर, कि कभी भी ब्लड अगार की जो प्लेट होती है, हम ग्रोथ जैसे ब्लड अगार पे वही ग्रोथ आई, ठीक है, ऐसे ग्रोथ आई जीपीसी की। तो अगर ब्लड अगार से आपने कभी भी कैटलेज टेस्ट परफॉर्म नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिसमें आरबीसी होते हैं, ठीक है, ब्लड अगार में कैमरे से जब आप टच करते हो, कुछ ना कुछ आरबीसी आपके आ जाएंगे। ठीक है, ब्लड सेल आ जाएंगे, और ब्लड सेल में क्या होता है आपका इनहेरेंट क्या होता है, कैटलेज एंजाइम पाया जाता है ब्लड सेल में। ठीक है,
क्योंकि ब्लड सेल कंटेन कैटलेज, दैट्स वाई वो फॉल्स पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, अगर मान लो बैक्टीरिया ये नेगेटिव भी हुआ कैटलेज, तो वो फिर कैटलेज पॉजिटिव दे देगा। तो आपको ये याद रहना, कभी भी ब्लड अगार से परफॉर्म नहीं करना ये टेस्ट। ठीक है, कैटलेज। आई होप भाई कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, गला मेरा बिल्कुल ही चौक हो गया, बिल्कुल ही बोल बोल के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा स्लाइड भाई। एक क्वेश्चन से हमने कितना कुछ डिस्कस कर लिया। अगला है सर, देखो हाई एंड एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए भाई आपको, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो फिर मेरे तो आदत है भाई फिर डीप में बताने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 3 सर फिर बायोकेमिकल से है सर। एक बायोल, इसमें देखो आपकी ना, मतलब क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ लेकिन आपकी रिवीजन हो रही है टॉपिक की। ठीक है सर, जो बायल सोल्युबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें बायल सोल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया बताना सर आपको कौन सा है। एक तरह से बायल सोल्युबिलिटी टेस्ट का पॉजिटिव कंट्रोल बता दो, यानी कि जैसे कौन सा बैक्टीरिया होता है वो बायल सोल्युबिलिटी पॉजिटिव होता है, बताइए। इसकी मैंने आगे हाई एंड एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन आपका फिर भी आपका मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका तो पहले इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है वो बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव देता है। ठीक है, बाइल सोल्युबिलिटी को, यानी कि बाइल में, आगे मैंने इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगा अभी। यहाँ पर देख सकते हो, बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट इज ए डायग्नोस्टिक टूल used primarily to differentiate the streptococcus pneumoniae। स्पेसिफिकली भाई ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए हो जाता है, जो अदर जो स्ट्रेप्टो जो अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई बहुत सारे होते हैं ना, आपको पता होगा। बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। ठीक है, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को डिफरेंशिएट के लिए यूज होता है अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से, बाय एक्सेसिंग द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज टू लाइज और डिजोल्व द इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट। ठीक है, तो ये वही है कि बैक्टीरियल कॉलोनीज को, मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकस, एक तरह से ये भी बायोकेमिकल टेस्ट है बाइल सोल्युबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाइल सॉल्ट, इसमें प्रिंसिपली ये होता है कि जो बाइल सॉल्ट होते हैं, जैसे कि बाइल सॉल्ट कौन से बाइल सॉल्ट होती है, इसमें 10% सोडियम डिऑक्सीक्लोराइड बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट क्या होता है, बाइल सॉल्ट एक्टिवेट एंड ऑटोलिटिक एंजाइम। ठीक है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, एक बैक्टीरिया होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया होता है ना, इसमें एक ऑटोलिटिक क्या होता है कि एक, मतलब बैक्टीरिया के अंदर ना कोई एंजाइम होता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया के अंदर मान लो ऑटोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, ऑटोलिटिक एंजाइम को क्या कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ऑटोलिटिक एंजाइम को एक्टिवेट कर दे, इस वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया खुद को मार लेता है भाई। बैक्टीरिया खुद को मार लेता है, खुद को मार लेता है, जिस वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया अगर मर जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा बैक्टीरियल सेल, तो क्या होगा, तो आपकी जो टर्बिडिटी है वो एक तरह से गायब हो जाएगी। सिंपल, सिंपल भाई सिंपल। क्या होगा, टर्बिडिटी गायब हो जाएगी। ठीक है, क्यूजिंग बैक्टीरिया टू डिजोल्व अदर स्ट्रेप्टोकोकाई लैक दिस एक्टिव मैकेनिज्म। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के अलावा जो है अदर स्ट्रेप्टोकोकाई है वो, मतलब उनमें ये मैकेनिज्म होता है, पाया नहीं जाता। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड टू डिफरेंशिएट द स्ट्रेप्टोकोकाई फ्रॉम द अदर अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को। ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल। 2 to 10% सोडियम डी ऑक्सीकोलेट जो रिएजेंट होता है वो ऐड किया जाता है बैक्टीरियल सस्पेंशन में। ठीक है, और डायरेक्टली जो कॉलोनी होती है एंड उसके बाद इंक्यूबेट कर दिया जाता है। तो उसके बाद देखते हैं कि कितना बाइल जो, मतलब सोल्यूबल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो यही इसका मैकेनिज्म है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था इसका बाइल सॉल्ट वही। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है बैक्टीरिया विद चाइनीज लेटर अरेंजमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया, भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, इससे आसान नहीं हो सकता भाई। ये मैंने इतनी बार आपके साथ मैंने डिस्कस किया है बॉक बॉक के कि भाई चाइनीज लेटर पैटी जितने भी शेप होती है बैक्टीरिया की, ये आप याद रख लो। कोराइनी बैक्टीरियम इसका जो राइट आंसर है, सबको वैसे तो पता ही होगा, कोराइनी बैक्टीरियम में पाया जाता है चाइनीज लेटर पैटर्न। ठीक है, स्पाइरल शेप। ठीक है, स्पाइरल शेप कौन सा होता है भाई, जितने भी स्पाइरोकिट्स होते हैं ये सारे होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया जिनकी अपनी करेक्टरिस्टिक शेप है, तो वो आपको याद होगी। तो कोराइनी बैक्टीरियम में इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, अगला है वो है, अगला है सर माइकोलॉजी का। जी हाँ, मेरा फेवरेट
टॉपिक, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट माइकोलॉजी। ठीक है, जिससे मेरे को कभी कभी मैं बिल्कुल दूर भागता था इस सब्जेक्ट से, लेकिन अभी तो भाई इसमें ही इतना आनंद आ गया है। जो ट्राइकोफाइटोन है भाई, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन क्या है? ईस्ट है, ईस्ट लाइक है, मोल्ड है, या डर्मेटोफाइट है? बताइए ट्राइकोफाइटोन क्या है। तो देवियों और सज्जनों, ट्राइकोफाइटोन बता देता हूँ आपको। ट्राइकोफाइटोन एक डर्मेटोफाइट है, ठीक है। तो ट्राइकोफाइटोन तो एक जीनस है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज भी होती है, ठीक है। ट्राइकोफाइटोन की बहुत सारी स्पीसीज होती है, लिख के बता देता हूँ मैं आपकी नॉलेज पर्पज पर, ठीक है। ट्राइकोफाइटोन रूब्रम। माइकोलॉजी के ऊपर तो भाई मैं अभी बैठा बैठा पूरा आपका एक सेशन ले सकता हूँ, 1-2 घंटे का। ट्राइकोफाइटोन मेंटेग्रोफाइट, ठीक है। और भी बहुत सारी होती है, लेकिन अभी इनके लिए आप ये दो याद रखो। ट्राइकोफाइटोन रूब्रम में क्या होता है सर? बैक साइड में एसडी की ग्रोथ होती है, उसमें बैक साइड में रेडिश रेडिश कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, जो कि मेंटेग्रोफाइट में नहीं प्रोड्यूस होता, इसमें थोड़ा येलो येलो सा होता है। तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है। उसके बाद क्या है कि सर, इसमें एक टेस्ट और जो यूरियज होता है, ठीक है। यूरियज भी हम इसके लिए कर सकते हैं, ट्राइकोफाइटोन के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी टेक्निक होते हैं, हेयर वेटिंग टेक्निक होती है एक, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जो डिफरेंशिएशन के लिए यूज होती है आपकी, ठीक है। यूरियज आप कर सकते हो ट्राइकोफाइटोन के लिए। और भी बहुत सारी टेस्ट है इसके। यार ये पता नहीं, निकल जाता है कई बार। कोशिश करता हूँ मैं इसको सही से जाने की। अब सही से जिया। तो बात कर रहा था मैं ट्राइकोफाइटोन की, और बात करूं तो और भी बहुत सारे डर्मेटोफाइट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ट्राइकोफाइटोन के बारे में आपको इतना याद रखना है। और एक होता है डीटीएम। डीटीएम की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो डीटीएम की फुल फॉर्म होती है डर्मेटोफाइट, डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडियम, ठीक है। डर्मेटोफाइट टेस्ट मीडियम, इसमें क्या होता है, थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज कलर का मीडिया होता है ये डीटीएम। ऑरेंज कलर का मीडिया होता है, और ये बाद में क्या होता है, रेड कलर का चेंज हो जाता है अगर कोई डर्मेटोफाइट प्रेजेंस है। ये सिर्फ डर्मेटोफाइट की प्रेजेंस को देखने के लिए होता है कि सैंपल में डर्मेटोफाइट है या नहीं है। तो डीटीएम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो और क्या है भाई डर्मेटोफाइट से रिलेटेड, माइकोलॉजी से रिलेटेड? और मुझे अभी कुछ इतना ज्यादा याद आ नहीं रहा। एक आपने ना नाम सुना होगा, एक होता है ट्राइकोस्पोरन। ट्राइकोस्पोरन, ठीक है। एक होता है ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ट्राइकोफाइटोन तो मैंने आपको बता दिया क्या है, एक डर्मेटोफाइट है। जो ट्राइकोस्पोरन है ना, ये क्या है, ये एक ईस्ट है, ठीक है। ये एक ईस्ट है ट्राइकोस्पोरन, ठीक है। बीवाईसी है, एक ईस्ट है ये। इसमें भी स्पीसीज होती हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्राइकोस्पोरन एसाई, ठीक है। एक स्पीसीज और होती है ट्राइकोस्पोरन की, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही, लेकिन ट्राइकोस्पोरन एसाई तो आपने सुना ही होगा जरूर, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत यार माइको के बारे में है, आपको आई थिंक समझ आया ही होगा जो मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन फिर से बैक्टीरियोलॉजी का है, और काफी, ये जो क्वेश्चन है इसमें काफी बच्चे फंसेंगे, क्योंकि इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। देन वन, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। पहले बता देता हूँ, एक आंसर नहीं है इसका, क्योंकि तीन ऑप्शन अभी आपको बताऊंगा। वाटर जो डिसइंफेक्शन होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर वाटर डिसइंफेक्शन वी यूज हाइपोक्लोराइड, क्लोराइन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो वाटर डिसइंफेक्शन है सर, उसके लिए हम ये सारी चीज यूज करते हैं सर। क्लोरीन भी यूज करते हैं, हाइपोक्लोराइड भी यूज करते हैं, पेरोक्साइड भी यूज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं यूज करते हम, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड कभी भी यूज नहीं करते हम वाटर डिसइंफेक्शन के लिए। मैंने यहाँ पे ऐड भी किया हुआ है, यहाँ पर देखो, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड वाटर डिसइंफेक्शन प्रैक्टिस हाइपोक्लोराइड भी यूज किया जाता है, ठीक है। लिक्विड ब्लीच जिसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, वो ब्लीचिंग पाउडर होता है, और वेरी कॉमन फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल म्युनिसिपल वाटर डिसइंफेक्शन, ठीक है। क्लोरीन किसके लिए? क्लोरीन गैस आपने सुना होगा, और क्लोरीन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, ये सारे के सारे जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर सप्लाई होते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल वाटर सप्लाई में ऐड किए जाते हैं, ताकि बैक्टीरिया और वायरस दोनों मर जाए, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर में आपने सुना होगा क्लोरीन ऐड किया जाता है। उसके बाद पेरोक्साइड, पेरोक्साइड भी ये कॉमनली लेस कॉमन यूज होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज होता है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर में आई थिंक ये नहीं यूज होता, ठीक है। तो उस ये, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, जो कि वाटर रिस्पेक्ट में यूज होता है, ठीक है, बिकॉज इट ब्रेक डाउन द वाटर इनटू ऑक्सीजन, ठीक है।
फॉर्मल्डिहाइड जनरली यूज नहीं होता ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है, नॉट जनरली ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी एंड ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड इज वेरी टॉक्सिक एंड काफी सारी आंखों में जलन वगैरह आपने देखा होगा, अगर हिस्टो में काम किया है तो फॉर्मल्डिहाइड कभी नहीं यूज करते, ठीक है। हालांकि ये डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है मेडिकल इक्विपमेंट में, जैसे ग्लूटरल्डिहाइड यूज होता है, ग्लूटरल्डिहाइड यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए बी एंड सी तीनों है, ठीक है। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 7, क्यूजेटिव एजेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अरे भाई फिर से आसान, मतलब मैंने दो तीन क्वेश्चन जो बायोकेमिकल वाले थे वो कितने हार्ड रखे थे और ये कितने आसान है। पेप्टिक अल्सर भाई सबको पता है, एच फाइलोरी कोज करता है सर, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर बोल लो इसको आप, ठीक है। पेप्टिक अल्सर बोल लो इसको आप। तो ये कौन कोज करता है? तो ये कोज करता है सर आपका एच फाइलोरी, ठीक है। नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सर, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वायरोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरोलॉजी का क्वेश्चन है। जो एमनियोटिक कैविटी होती है, एमनियोटिक कैविटी आपने सुना होगा, जो एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन टेक्निक होती है, एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन टेक्निक, ठीक है। जो एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन जो टेक्निक होती है ना, उसमें जो मतलब वायरस वायरोलॉजी में बेसिकली यूज होती है, ठीक है। तो मतलब उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन अलग ही है कि एमनियोटिक कैविटी इनोकुलेशन इज वन टाइप ऑफ वायरस कल्चरिंग। बताइए, एमनियोटिक कैविटी, भाई एमनियोटिक कैविटी है तो किस में पाई जाएगी वो? एम्ब्रियोनिक एग में ही पाई जाएगी ना। एमनियोन अलग अलग जो उसके पार्ट होते हैं आपने पढ़ा होगा, ऐसे जो वो वो होता है ना, मतलब कि एमनियोटिक जो एग होता है, एम्ब्रियोनिक एग होता है, उसमें अलग अलग होते हैं, कोरियालेंटोइक मेम्ब्रेन होती है, अलग अलग रूट होते हैं उसके इनोकुलेशन के, ठीक है। तो वो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगला है, अरे भाई ये क्या आ गया, ये है, हाँ। मैं आपको बता दूं यार, मैंने ना एक्चुअली में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, ये IAMM नॉर्थ वेस्ट चैप्टर 2026, ठीक है। तो इसका ब्लॉग है, ये आप देख सकते हो। और इसमें ना एक प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप थी, प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप, ठीक है। इसमें एक प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप थी जो कि आपकी जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन, ठीक है, रिसर्च सेंटर ऑन इक्वीन्स है, जो घोड़ों के ऊपर रिसर्च होती है, जो कि हिसार में है, ठीक है। तो उसमें हमारी प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हुई थी और उसमें बेसिकली ये वायरोलॉजी की जितने भी ये टेक्निक्स है, ये एम्ब्रियोनिक एग इनोकुलेशन या रेबीज के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ब्रुसेल्ला के लिए हम, ये बेसिकली जो वर्क, ये जो कॉन्फ्रेंस थी ना, ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की जो ये कॉन्फ्रेंस थी, इसका थीम था वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ, ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच इसका थीम था। और इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें मेरे को काफ़ी सारी जूनोटिक डिजीज के बारे में पढ़ने को मिला, और इसमें वर्कशॉप थी, तो इसमें वही बहुत सारी टेक्निक, इस ब्लॉग में ना मैंने सारा कुछ इंक्लूड किया। तो आप, अगर आपके पास टाइम हो तो ये ब्लॉग आप देख लेना, ठीक है। इस ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपकी काम की बताई है, और काफ़ी इंजॉय आप करोगे इस ब्लॉग को, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों से मिला, ये जो देख रहे हो ये महान शख्सियत है ना भाई, इनसे मिलना एक बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि इनका काफी नाम है माइकोलॉजी में। इनकी एक बुक भी है, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी है ये, ठीक है। डॉक्टर जगदीश चंद्र जी है, इनसे मैं मिला, और ये हमने पोस्टर प्रेजेंट किया था एम्स बठिंडा की तरफ से, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था पोस्टर में, ठीक है। और ये फोटो है वही रात की, वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम था, तो वहाँ पर भी मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा थोड़ा एक्टिंग वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब नुक्कड़ नाटक टाइप, तो ये उसकी फोटो मैंने एक लगा रखी है, और ये वर्कशॉप की फोटो है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग आपके लिए, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। सो आगे आप देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सर माइक्रोस्कोपी से। माइक्रोस्कोपी से क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 9, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। जी हाँ, लाइट एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी आपने सुना होगा। तो जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है वो किसके लिए यूज होती है? देखो ये क्वेश्चन ना मैंने 2 3 दिन पहले भी एक वीडियो में करवाया था। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है ना, वो मतलब क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी थी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही था, ठीक है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप तो मैंने बताया था, तो ये यूज होती है आपकी ट्रैपोनिमा के लिए। डार्क फील्ड उसमें एक्चुअली क्वेश्चन था कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। इसमें ये पूछा है कि किसके लिए करते हैं, उस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि प्रिंसिपल क्या है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। तो प्रिंसिपल है वो आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है।
रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। बाकी और जो होते हैं उसमें रिफ्रैक्शन भी यूज होता है। तो ट्रैपोनिमा पैलिडम के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी हम यूज करते हैं, ठीक है। अगला है सर, और भाई और क्या यूज कर सकते हो आप? माइकोबैक्टीरियम एमटीबी के लिए तो हम क्या करते हैं, एमटीबी के लिए तो हम जी लैंड सेल स्टेन करते हैं, जेडन स्टेन करते हैं। जेडन स्टेन को तो आप लाइट माइक्रोस्कोप में ही देखते हो ना, लाइट माइक्रोस्कोप में ही देखते हो ना जी लैंड सेल स्टेन को तो, ठीक है। स्टैफोरिस, स्टैफोरिस के लिए आप क्या यूज करते हो? मैनिटोल साल्ट अगार यूज करते हो सर आप, सेलेक्टिव मीडिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस के लिए आपको पता ही होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का मैंने अभी पीछे डिस्कस किया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। ट्रेपोनिमा क्या है? एक स्पाइरोकीट है, स्पाइरोकीट है, ठीक है। और स्पाइरोकीट कौन से होते हैं? बोरेलिया हो गया भाई, बोरेलिया हो गया, लेप्टोस्पाइरा हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर? बालेंटिडियम कोलाई के ऊपर। तो बालेंटिडियम जो कोलाई होता है वो कैसे मूव करता है? तो बैलेंटिडियम कोलाई, हालांकि इसकी मैंने आगे एक्सप्लेनेशन रखी हुई है, पहले आप आंसर बताओ। तो बैलेंटिडियम कोलाई है वो आपका एक सिलिएटेड है, ठीक है, सिलिएटेड है। तो इसका आंसर सीलिया आएगा, ठीक है। इसके चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं ऐसे बैलेंटिडियम कोलाई के ऊपर, ठीक है। ऐसे सीलिया पाए जाते हैं तो उससे मूव करते हैं। देखो जो बैलेंटिडियम कोलाई है एक सिलिएटेड प्रोटोजोन है, ठीक है, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन है। प्रेशर एक्यूजिटा इन्फेक्शन बैलेंटिडियसिस, ठीक है। तो वेलेंटिडियम कोलाई कैसे फैलता है सर? इंजेस्टिंग इन्फेक्टिव सीस्ट फ्रॉम फूड एंड वाटर, मतलब कि फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज है ये, ठीक है। फिशिस कंटेमिनेशन से, मतलब जब कंटेमिनेटेड जब आप इंजेस्ट कर लेते हो तो उससे होगा। और मोस्टली जो एसिम्प्टोमेटिक जो बैलेंटिडियम कोलाई के जो पेशेंट होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक, तो वो क्या, मतलब उनमें क्या होता है, डायरिया और एब्डोमिनल पेन पाया जाता है, ठीक है। स्टूल माइक्रोस्कोपी से आप इसको एग्जामिन करते हो बैलेंटिडियम कोलाई को अपनी लेबोरेटरी में। तो यही इसके बारे में याद रखना, बेलेंटिडियम कोलाई के बारे में आपसे ज्यादा यही पूछ लेगा। बेलेंटिडियम जो कोलाई है वो को मतलब उसके वो कैसा है, वो एक सिलिएटेड प्रोटोजोन है, आपसे यही पूछ लेगा, ठीक है। तो गाइज आई होप कि, मुझे भी देख सकते हो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि आप, मैंने ये जो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी, ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। ये हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने दिया अपना इस वीडियो में, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया हो तो यार एक लाइक तो बनता है, ठीक है। एक लाइक तो करके जाना भाई, अगर आप रियली में, मतलब आप, अच्छा लगा हो कंटेंट, ठीक है। शेयर कर देना वीडियो को अगर आपको सच में कंटेंट में लगा कि दम है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो। तो बस इतना ही बोलूँगा, और तो क्या बोलूँ, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे साथ आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि बेसिकली जो ये चैनल है ये, अगर आप ये रिसर्च पर्सनल है, रिसर्च एंथुसियास्ट है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैनल है, ठीक है। इस पर मैं रिसर्च से रिलेटेड अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करते रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। तो लिंक्डइन, लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है मेरी, लिंक्डइन की प्रोफाइल 500 प्लस मेरे वहाँ पर कनेक्शंस हैं, तो वहाँ पर, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल पर आप मेरे को विजिट कर सकते हो, जाकर वो आप मुझे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर अपना रिसर्च एक्सपीरियंस मैं शेयर करता था। और हाँ, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा, सुना है कि हांटा वायरस, एक वायरस होता है हांटा वायरस, उसका आउटब्रेक हो गया भाई, ठीक है। आउटब्रेक हो गया है, तो WHO का पोस्ट मैंने पढ़ा था। फिर यूरोपियन सोसाइटी है एक, ठीक है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीज, उन्होंने भी एक पोस्ट किया हुआ था। तो हांटा वायरस एक डेडली है, इससे अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है भाई, ठीक है। 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। तो बेसिकली ये हंटा वायरस होता है, ये रोडेंट से फैलता है, ठीक है, रोडेंट से फैलता है ये। तो आई थिंक ये, जहाँ तक मुझे पता है कि अफ्रीका में हुआ है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है उसके किसी कंट्री में हुआ है। तो ये थोड़ी टाइम टू टाइम मैं अपडेट भी देता रहता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन तो भाई इतना तो करूंगा ही, ठीक है। तो हांटा वायरस का आउटब्रेक हो गया है, और अगर आप चाहोगे तो मैं एक हांटा वायरस के ऊपर ना एक सेशन भी ले लूंगा आपका, ठीक है। क्योंकि अभी ये आउटब्रेक हुआ तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आने वाले आपके एग्जाम में। तो हांटा वायरस के ऊपर एक सेशन ले लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो हांटा वायरस का आउटब्रेक हो गया भाई, ठीक है। तो
आपको अगर एक जिज्ञासा है सीखने की, तो आप ऐसी चीज़ों से अपडेट रहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ मिलती है, न्यूज़ भी देखता रहता हूँ मैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, बाकी लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ, ठीक है। और बाकी यार, ये सारा चैनल अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लो, कोई सजेशन हो तो सजेशन दे सकते हो। और मैं टाइम टू टाइम अपना जितना भी मेरे से हो सकता है, ठीक है, जॉब के साथ साथ गाइस, इट्स नॉट वेरी इजी टास्क कि मैं वीडियो भी बनाता हूँ, साथ के साथ अपने पैशन को फॉलो भी करता हूँ, ठीक है। सिंगिंग वगैरह भी कर लेता हूँ, जो लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, वो मेरे पोस्ट देखते ही होंगे, स्टोरी वगैरह लगाता हूँ मैं। साथ साथ ये भाई, सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह भी मैं करता रहता हूँ, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करता रहता हूँ। और कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करता रहता हूँ, ऑनलाइन जितनी भी होती है, ऑफलाइन होती है जो मेरे आसपास है। तो देखो, मैं जितना मेरे से हो रहा है मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, अभी जितना हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ, डॉक्टर नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी लेकिन विजन मिल गया है लाइफ में, कुछ करना है, अभी कुछ बड़ा करना है। तो आपको भी अगर कुछ बड़ा करना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। आपका भी कोई सजेशन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो मेरे साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से मैंने कोर्स किया है स्टेम सेल मेडिसिन में, ये मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, ये सर्टिफिकेट है जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है, ठीक है। 2.25 AMA PRA कैटेगरी 1 क्रेडिट के साथ, ठीक है। आप भी इस कोर्स को कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। या मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड एक वीडियो बनी हुई है, ठीक है, या आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, हाउ टू डू एनी फ्री कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड बाय चेतन प्रकाश, या बाय लैबटोनिक डालोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। या चैनल पर जाकर सिंपल आप देख सकते हो, हाउ टू डू एनी फ्री कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड। तो मैंने इसमें पूरा, मैंने मतलब पूरा ना, मैंने पूरा प्रोसीजर बताया इसमें, कि कैसे आपको कोर्स में एनरोल करना है, कौन सर्टिफिकेट के एलिजिबल होंगे और कौन नहीं होंगे। भाई सबसे पहले आपको ये कोर्स पूरा करना है, ठीक है। कोर्स पूरा करने के बाद आपको टेस्ट होगा आपका, उस टेस्ट में आपको जो इनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि 45% आपको स्कोर करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इनको पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट रिसीव होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे ही नहीं मिलता सर्टिफिकेट, ठीक है, कमाना पड़ता है इस चीज़ को। तो ये भाई मेरी रिसर्च का मैं बताया था मैंने अभी आपको बीच में वीडियो में, तो क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि मैं वहाँ पे गया था नॉर्थ वेस्ट सेक्टर, जो IIMM माइक्रोकॉन है 2026, जो MMC अग्रोहा में ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उसमें मैंने अपनी रिसर्च प्रेजेंट करी थी। मेरी रिसर्च का ये टॉपिक था, ठीक है, ये टॉपिक था मेरी रिसर्च का, रोल ऑफ एसिड प्यूरिफिकेशन एंड प्रोटोकॉल कंप्लायंस इन एलिमिनेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट ईस्टर। ये मैं एंड में पता मैंने स्लाइड क्यों रखी है, ताकि जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं ना, जो जेन्युइन में, जो थोड़े से रिसर्च ओरिएंटेड हो, देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि लैब टेक्नीशियन की जॉब कोई बुरी जॉब है, लेकिन भाई हमें अब यहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है। हमें यहीं पे स्टिक नहीं करते रहना। हमें जॉब मिल चुकी है, ठीक है, आज अच्छा पैसा कमा रहा हूँ मैं, ठीक है, सब कुछ सेट है। चाहूँ तो मैं भी और लोगों की तरह एंजॉय कर सकता हूँ इधर उधर, जो, समझ रहे हो मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नहीं, अभी कुछ, अब जॉब तो अब क्या है हमारी, भाई जॉब तो शुरुआत है ना, अभी तो और बहुत कुछ करना है भाई, बहुत कुछ करना है। मैं अभी ये ना, एक रिसेंट ना, एक वर्कशॉप में गया था मोहाली, ठीक है, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया है और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है। मोहाली एक इंडियन पेटेंट ऑफिसर की IPR की वर्कशॉप थी, इंडियन पेटेंट, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है, उसकी वर्कशॉप थी। तो उसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिली, मैं ब्रीफली तो नहीं बताऊंगा मैंने क्या क्या चीज़ सीखी, बहुत सारी चीज़ सीखी। लेकिन एंड में जो, वो जो उनके जो डायरेक्टर थे, जो उनके जो चेयरमैन थे ना, उनके यूनिवर्सिटी के, जो, आपको बता दूं, मैं गया था, आपको यूनिवर्सिटी नाम बता देता हूँ, रैयत बारा यूनिवर्सिटी है एक, ठीक है, रैयत बारा यूनिवर्सिटी है एक, जो उनके जो चेयरमैन थे ना रैयत बारा के, मतलब जो फाउंडर थे रैयत बारा के, तो एंड में वो आए थे, बाद में उनका लेक्चर था, मतलब लेक्चर क्या, वो मतलब उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने एक बात बोली कि वो, मतलब उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी कि उन्होंने कैसे कैसे बिल्ड किया इतना सारा, क्योंकि रैयत बारा का भी पूरा बहुत बड़ा एक ग्रुप बन चुका है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, दो तीन, आई थिंक 3 यूनिवर्सिटीज है रैयत बारा की इंडिया में। और इनके हॉस्पिटल भी हैं, और बहुत सारी चीजें हैं रैयत बारा की, ठीक है, कॉलेज भी है, होटल भी है। तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जो शुरुआत करी थी ना, भाई वो, मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, लेकिन वो किसी टाइम में भाई, जो VCR होते हैं ना, VCR, पहले VCR चलते थे, अभी तो क्या है कि टीवी वगैरह में ऐसे
केबल वगैरह आ गया है, पहले वीसीआर चलते तो वो वीसीआर का काम क्या करते थे भाई। तो उन्होंने एक बात बोली जो मुझे अभी भी मतलब मुझे सबसे बढ़िया लगी यार बात, और वो मतलब लाइक दिल को छू गई वो। उन्होंने बोले कि आप जहाँ पे खड़े हो ना, आप उसको ही अपनी डेस्टिनी मत मान लो, ठीक है, कि भाई अब जॉब मिल गया है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन बन गया हूँ तो बस इतना ही था बस लाइफ में। इतना नहीं है भाई, आगे बहुत आगे जाना हमें, ठीक है। मैं आपके साथ एंड में ये चीजें क्यों डिस्कस, क्योंकि जो लोग रियली में जो कुछ करना है ना जिनको, वो अभी तक जुड़े हुए होंगे वीडियो में, इतना बता दूंगा आपको मैं। एंड तक वीडियो वही देखेगा जिसको कुछ अलग चाहिए होगा, ठीक है, नहीं तो निकल जाते हैं बच्चे देखने के बाद वीडियो, ठीक है। ये सब चीजें मैं एंड में इसलिए डिस्कस करता हूँ, जो लोग जेन्युइनली जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अपना रिसर्च का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ गाइस, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा पोस्टर भी था, ठीक है। इस पोस्टर को गाइस फर्स्ट प्राइज मिला था, ठीक है। इस पोस्टर को फर्स्ट प्राइज मिला था। पूरी की पूरी जितने भी पूरे पूरे जितने भी आए हुए थे पार्टिसिपेंट, उन सब में फर्स्ट प्राइज मिला था इसको, पोस्टर को। ये एक्चुअली में एक रेयर केस था सक्सेनिया वेजिफोर्मिस का, एक फंगस है, काफी रेयर फंगस है ये। और उसका केस रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो ये केस रिपोर्ट है, तो हमने ये केस रिपोर्ट बनाई थी और फिर इसको प्रेजेंट किया था। तो मेरा भी इस पोस्टर में भाई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो दैट्स वाई कि मैंने फोटो खिंचवा ली, ठीक है। तो ऐसी ही सारी चीजें मैं डिस्कस करता रहता हूँ यार आपके साथ, ठीक है। तो आपको अगर जुड़ना है तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं भाई, ठीक है, मेरे इस जर्नी में। बाकी के साथ किसी नए टॉपिक पर, किसी नए मुद्दे पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। जुड़े रहिए गाइस, हमें आगे लेके जाना है एमएलटी को, माइक्रोबायोलॉजी को लेके जाना है, अपने देश को लेके जाना है, अपने रीजन को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। ज्यादा कुछ ना बोलते मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ।